गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर EAFM सेकंड में आज हम अध्ययन करेंगे रिजर्व बैंक के वर्जित अथवा प्रतिबंधित कार्य। पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको रिजर्व बैंक के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसके बारे में विस्तार से बताया था। आज हम चर्चा करेंगे कौन से कार्य ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक नहीं कर सकता। देखिए, बैंकिंग व्यवस्था में शुद्धता लाने तथा अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए रिजर्व बैंक पर कुछ कार्यों के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 19 के अनुसार रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता है। नंबर 1, व्यापार या व्यवसाय पर रोक, प्रोहिबिशन ऑन ट्रेडिंग। रिजर्व बैंक किसी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकता है। अंशों के क्रय व उनकी जमानत पर ऋण पर रोक है। RBI न तो किसी कंपनी के अंशों को क्रय कर सकता है और न ही अंशों की जमानत पर ऋण दे सकता है। इसी तरह से रेस्ट्रिक्शन ऑन गिविंग इंटरेस्ट, रिजर्व बैंक अपने पास प्राप्त जमाओं पर ब्याज नहीं दे सकता है। सावधि बिलों पर प्रतिबंध है। रिजर्व बैंक सावधि बिल नहीं लिख सकता है और न ही उन्हें भुना सकता है। प्रतिभूति रहित ऋणों पर प्रतिबंध, रिजर्व बैंक प्रतिभूति रहित ऋण नहीं दे सकता है। अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण पर प्रतिबंध, RBI अचल संपत्ति की जमानत पर कोई ऋण नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक अपनी मूल आवश्यकता के अतिरिक्त अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक ये सब कार्य नहीं कर सकता है। ये कार्य रिजर्व बैंक के लिए प्रतिबंधित है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण करना है। साख नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि देश में साख की पूर्ति न तो आवश्यकता से कम हो और न अधिक हो। यदि साख की पूर्ति आवश्यकता से अधिक या कम होती है तो दोनों ही परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। अतः RBI इस तरह से साख नियंत्रण करता है कि देश में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हो सके। साख नियंत्रण की विधियां, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण की कई विधियों का प्रयोग करता है और इन्हें हमने अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा है। साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियां यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स और गुणात्मक विधियां यानी कि क्वालिटेटिव मेथड्स। परिमाणात्मक विधियां साख की मात्रा, उसकी लागत को नियंत्रित करती है, जबकि गुणात्मक विधियां साख के प्रयोग तथा व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। साख नियंत्रण की जो परिमाणात्मक विधियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपके बैंक दर आती है। बैंक दर वह होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों तथा अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 49 के अनुसार बैंक दर वह प्रमाणित दर है जिस पर यह यानी कि रिजर्व बैंक ऐसे विनिमय बिलों या व्यापारिक पत्रों का क्रय या पुनर्कटौती करने को तैयार रहता है जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्रय किए जा सकते हैं। बैंक दर में वृद्धि करना या उसमें कमी करना ये रिजर्व बैंक के ऊपर निर्भर करता है। देश की परिस्थितियों के अनुरूप रिजर्व बैंक इसको बढ़ा भी सकता है बैंक दर को और उसको कम भी कर सकता है। यानी कि रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना के समय 3.5% बैंक दर निश्चित की थी, जिसे 15 नवंबर 1934 को घटाकर 3% कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आपके 1951 में 3.5 कर दी और 1951 से लेकर वर्तमान समय तक बैंक दर में कई बार परिवर्तन किए। 3 जुलाई 1991 को कारोबार की समाप्ति से बैंक दर को 10% बढ़ाकर 11% किया गया। रिजर्व बैंक समय समय पर इसमें परिवर्तन करता रहा है। 30 अप्रैल 2003 से इसे पुनः घटाकर 6% कर दिया गया और इस तरह से यह दरों में परिवर्तन अपनी देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार करता है। इसी तरह से खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं में से तात्पर्य आपका केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों, प्रथम श्रेणी के बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों के क्रय विक्रय से है। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(8) के अनुसार यह बैंक केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी स्वायत्त संस्था की प्रतिभूतियां क्रय कर सकता है। ये प्रतिभूतियां किसी भी अवधि की हो सकती है। इसके अंतर्गत धारा 17(2)(a) के अनुसार रिजर्व बैंक को अल्पकालीन बिलों के क्रय विक्रय का अधिकार प्राप्त है।
इसी तरह से नगद कोष अनुपात में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण विधि है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के नगद कोषानुपात में परिवर्तन करके भी, यानी कि कैश रिजर्व रेशो में परिवर्तन करके भी साख का नियंत्रण करता है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42 में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपनी समय जमाओं का 2% तथा मांग जमाओं का 5% नगद कोषों के अनुरूप रखना पड़ेगा। रिजर्व बैंक अधिनियम 15 सितंबर 1962 में को किए गए संशोधन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी कुल जमाओं का 3% के पास जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया। इस संशोधन के अंतर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि वह चाहे तो नगद कोषानुपात को 15% तक बढ़ा सकता है, और रिजर्व बैंक समय समय पर देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार इस रेशो को बढ़ाता है या कम भी करता है। इसी तरह से जैसे 5 फरवरी 2018 को ये 4% था CRR रेशो। वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अनुसार अनुसूचित बैंकों के लिए अपनी कुल जमाओं का कम से कम 20% तरल रूप में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। एक संशोधन के द्वारा सन 1962 में SLR को बढ़ाकर 25% कर दिया गया। इसके बाद इसमें समय समय पर वृद्धि की गई। 22 सितंबर 1990 को प्रारंभ हुए पखवाड़े में सर्वाधिक चल निधि अनुपात को शुद्ध मांग और मियादी देयताओं के 38% से आधा प्रतिशत अंक बढ़ाकर 38.5% कर दिया गया। इस तरह से 21 अक्टूबर 1997 से इसे 25% कर दिया गया और 5 फरवरी 2018 को ये 19.5% था। तो इस तरह से वैधानिक तरल अनुपात, जिसको हम SLR रेशो बोलते हैं, इसमें भी रिजर्व बैंक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ। देखिए, साख नियंत्रण की जो हमने परिमाणात्मक विधियाँ का अध्ययन किया, उसमें आपने देखा कि बैंक दर और SLR और CRR किस तरह से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और ये महत्वपूर्ण टूल रिजर्व बैंक का है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर साख नियंत्रण लगाने के लिए। अब साख नियंत्रण की जो गुणात्मक विधियाँ हैं, उनमें चयनित अथवा प्रवृत्ति साख नियंत्रण, जैसे बैंकिंग नियम अधिनियम की धारा 36(1)(a) के अंतर्गत RBI को अधिकार प्राप्त है कि वह सभी बैंकिंग कंपनियों को अथवा किसी एक बैंकिंग कंपनी को किसी विशेष लेन देन अथवा विशिष्ट श्रेणी के लेन देन की मनाही कर सकता है अथवा इस बारे में सावधानी रखने का निर्देश दे सकता है। चयनात्मक नियंत्रण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे आवश्यक खाद्यान्न तथा कच्चे माल के सट्टे संग्रह, मुनाफाखोरी के लिए दी जाने वाली साख सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना, उपर्युक्त वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकना, मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए चयनात्मक विधि को पूरक के रूप में लागू करना इत्यादि। चयनात्मक साख नियंत्रण के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं। भिन्न भिन्न कटौती दरें हो सकती है। रिजर्व बैंक विभिन्न क्षेत्रों के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती की भिन्न भिन्न दरें अपनाता है। जिस क्षेत्र की साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है, उसके विनिमय बिलों की पुनर्कटौती नीची दर पर की जाती है। इसके विपरीत किसी क्षेत्र में साख को हतोत्साहित करना चाहता है तो उसके बिलों की पुनर्कटौती दर ऊंची रखी जाती है। इसी तरह से पुनर्वित्त सुविधाओं को वापस लेना, भारतीय अर्थव्यवस्था में आए गंभीर मुद्रास्फीति जन्य दबावों के संदर्भ में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए RBI कुछ वस्तुओं पर पुनर्वित्त सुविधा समाप्त कर सकता है। इसी तरह से आपके ऋण जमा अनुपात निश्चित करना, कतिपय क्षेत्रों को ऋण दिए जाने पर प्रतिबंध लगाना, मूल्यांतर का निर्धारण, यानी कि आवश्यकता उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में होने वाले अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए रिजर्व बैंक माल की जमानत पर व्यापारियों को वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की सीमा का निर्धारण कर देता है। आयात पूर्व जमा है, पूर्वानुमति से ऋण है इत्यादि आपके चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से साख की राशनिंग भी कर सकता है और नैतिक अनुनयन भी कर सकता है, यानी साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर अपने नैतिक प्रभाव का उपयोग करता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को समझा बुझाकर अपनी साख नियंत्रण की नीति का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है, नैतिक दबाव डालता है। प्रचार, विज्ञापन आदि के माध्यम से रिजर्व बैंक समय समय पर व्यापारिक बैंकों को परामर्श देता है कि किसे और कितना ऋण देना अथवा नहीं देना है। इसी तरह से प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कर सकता है। बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की सलाह न मानने पर
रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक के आदेशों की अवहेलना करता है तो वह प्रत्यक्ष कार्रवाई के जरिए उस बैंक की ऋण देने की क्रियाओं पर रोक लगा सकता है। वित्तीय अनियमितताओं के कारण मई 1992 में बैंक ऑफ कराड़ को बंद करने का निर्णय तथा मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय प्रत्यक्ष कार्रवाई के स्पष्ट उदाहरण है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक हमारे देश की अर्थव्यवस्था में साख पर नियंत्रण लगाता है। थैंक यू।